भारत की खोज, ये शब्द सुनते ही एक ही नाम दिमाग में आता है ना? वास्को द गामा। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी है? क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या फिर हजारों साल लंबी यात्राओं का एक सिलसिला? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या भारत को किसी एक इंसान ने खोजा था? मतलब सच में? या फिर ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, सभ्यताओं की, व्यापार की और उन समुद्री रास्तों की जो दुनिया को जोड़ते थे? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ओके, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, 1498 से भी बहुत पहले, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि इस तथाकथित खोज से पहले भारत असल में था क्या। और सच तो ये है कि वो एक फलता फूलता ग्लोबल हब था। और सबसे पहली बात जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि भारत कोई गुमनाम खाली जमीन नहीं थी कि कोई आया और उसने झंडा गाड़ दिया। नहीं, ये तो हजारों सालों से एक जीती जागती विकसित सभ्यता थी। जरा सोचिए, इसका इतिहास कितना पुराना और गहरा है। हम बात कर रहे हैं करीब 2500 ईसा पूर्व की, जब यहाँ सिंधु घाटी जैसी शानदार शहरी सभ्यता थी। फिर पहली सदी आते आते इसका व्यापार ठेठ रोमन साम्राज्य तक पहुंच चुका था। 7वीं सदी में अरब व्यापारी इसके तटों पर खूब आते जाते थे। तो 1498 में जब वास्को द गामा यहाँ पहुंचा, तो वो इस लंबी कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि बस एक नया पन्ना था। तो सवाल यह है कि आखिर भारत इतना मशहूर क्यों था? अरे भाई, मसालों की खुशबू, मुलायम रेशम, बेहतरीन कपास और हीरे सोने की चमक, यही वो चीजें थीं जो पूरी दुनिया के व्यापारियों को चुंबक की तरह यहाँ खींच लाती थीं। सदियों से भारत इंटरनेशनल ट्रेड का पावर हाउस था। अच्छा, तो अगर भारत इतना कनेक्टेड था, तो फिर यूरोप को अचानक भारत आने की इतनी बेचैनी क्यों हो गई, और वो भी एक बिल्कुल नए रास्ते से? चलिए आप कहानी के इस पहलू को देखते हैं, समुद्र के लिए यूरोप की वो जबरदस्त दौड़। ये साल 1453 इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हुआ ये कि इसी साल ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, और बस इस एक घटना ने यूरोप और एशिया के बीच जो पुराना जमीनी रास्ता था उस पर ताला लगा दिया। अब जमीन का रास्ता हो गया बहुत महंगा और खतरनाक। तो यूरोपीय देशों के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें पूरब के खजानों तक, मतलब भारत तक पहुंचने के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना ही था। ये एक जरूरत बन गई थी। और बस यहीं से शुरू हुआ समुद्री खोजों का वो दौर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि नेविगेशन की दुनिया में, मतलब जहाज़ों को चलाने की कला में एक जबरदस्त छलांग थी। इस रेस में सबसे आगे था पुर्तगाल। उनके नाविकों ने कई दशकों तक अफ्रीका के तटों का चक्कर लगाया, नक्शे बनाए। फिर 1488 में बार्थोलोमियो डायस अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने तक पहुंच गए, जिसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। इसने उम्मीद तो जगा दी, रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम वास्को द गामा ने किया। और फिर वो दिन आ ही गया। साल था 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा समंदर के रास्ते भारत के केरल तट पर कालीकट, जिसे आज हम कोझिकोड कहते हैं, वहां पहुंचा। वहां उसका स्वागत किया वहां के स्थानीय राजा जमोरिन ने। और जब उससे पूछा गया कि भाई क्यों आए हो, तो जवाब एकदम सीधा और साफ था, हम मसालों के देश भारत की तलाश में आए हैं। मतलब इरादा पूरी तरह से व्यापार का था, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या यहाँ कहानी खत्म हो जाती है? क्या हम ये मान लें कि हाँ, वास्को द गामा ने भारत को खोज लिया? नहीं, यहीं पर हमें रुककर इस खोज शब्द के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचना होगा। चलिए देखते हैं कि सच क्या है और आम धारणा क्या है। जरा सोचिए, अगर भारत पहले से ही पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर रहा था, एक ग्लोबल हब था, तो फिर असल में खोजा क्या गया था? सवाल तो यही है। याद कीजिए, वास्को दे गामा से सदियों पहले से अरब के व्यापारी भारत के तटों पर थे। 7वीं सदी में ही वेनसोंग जैसे चीनी यात्री ज्ञान की तलाश में यहाँ आ चुके थे, और रोमन साम्राज्य के साथ तो सदियों पुराना व्यापारिक रिश्ता था। तो जाहिर है भारत किसी से छिपा हुआ तो नहीं था। तो असली बात यह है, हम सबने सुना है कि वास्को द गामा ने भारत को खोजा, पर ऐतिहासिक सच क्या है? सच ये है कि उसने भारत को नहीं, बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते को खोजा। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा,
तो इस एक यात्रा का नतीजा क्या निकला? इसके परिणाम बहुत बहुत दूरगामी थे। इसने भारत के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी। एक ऐसा दौर जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू थे। देखिए हुआ क्या। वास्को द गामा के बाद पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। फिर डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर 1600 में बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी ने धीरे धीरे भारत में औपनिवेशिक राज की नींव डाल दी। तो जो रास्ता व्यापार के लिए खुला था वो साम्राज्यवाद का रास्ता बन गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये तो असल में महत्वाकांक्षाओं के टकराव की कहानी है। इस पूरी कहानी के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें थी। एक तरफ तो मसालों के व्यापार का लालच था, दूसरी तरफ यूरोपीय ताकतों की दुनिया पर छा जाने की जिद। इसमें जहाज और कंपास जैसी नई टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ था। और हाँ, दुर्भाग्य से यहीं से साम्राज्यवाद का एक नया चैप्टर भी शुरू हुआ। तो अगर इस नज़रिए से देखें तो भारत की असली खोज किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने की थी जिन्होंने हजारों साल लगाकर इसकी महान सभ्यता को बनाया और संवारा। ये जमीन तो हजारों साल से ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र रही है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि इतिहास जो है वो सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि नजरिए का खेल है। हम किसी घटना को किस तरह से देखते हैं, इससे पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है।